आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 63 लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम इसमें पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है आयरन के अंदर यानी लोहे के अंदर जंग लगना। लोहे के अंदर जंग कैसे लगता है, जंग क्या होता है और जंग लगने से हम इसको आयरन को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्चुअल में जो भी किसी चीज़ में आयरन के आर्टिकल में लोहे की बनी हुई किसी भी चीज़ में जब जंग लग जाता है तो ये जंग धीरे धीरे उस सारे आयरन आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़राब कर देता है। इसकी रिएक्शन इस तरह से होती है। आयरन का सिंबल Fe प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारे एटमॉस्फेयर में से, प्लस वाटर। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इनके मिलने से बनता है Fe2O3। Fe यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, तो Fe2O3 रस्ट का ही फार्मूला होता है। या हम कह सकते हैं रस्टिंग के लिए, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। यानी कि जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो वहाँ पे वाटर वेपर होना चाहिए, यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस ज़रूरी हैं, तभी किसी चीज़ में जंग लग सकता है। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, हम ये भी कह सकते हैं अगर एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ की जो एयर में मॉइस्चर है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। तो ऐसे में वहाँ पे रस्टिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ऐसी जगह जहाँ की एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से रस्टिंग फास्ट रेट पर होती है, और जिन जगह पे कम मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे रस्टिंग की स्पीड स्लो रहती है। अब जैसे कि कोस्टल एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा रस्टिंग की होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब जंग लगने से इन चीज़ों को कैसे बचाया जाए? बच्चों, रस्टिंग के लिए अब हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए। अगर ऐसा हो हम वहाँ से ऑक्सीजन या वाटर इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे आयरन को, तब इस हम रस्टिंग से बच सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, या तो ऑक्सीजन से या वाटर से, या इन दोनों के कॉन्टैक्ट में ही ना आने दिया जाए। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, और इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि उसके ऊपर पेंट या ग्रीस की एक परत चढ़ा दी जाए। लोहे की जो भी चीज़ें हैं उसको हम पेंट कर देते हैं, आपने देखा होगा, या उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। लगातार ऐसा करते रहने से उनमें जंग नहीं लगता है। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, या फिर दूसरा तरीका है उसके ऊपर कुछ मेटल, कोई और मेटल की परत चढ़ा दी जाए। ये मेटल की जो परत है क्रोमियम मेटल भी हो सकती है या फिर जिंक भी हो सकती है। आपने देखा होगा हमारी जो बाथरूम की टैप्स होती हैं वो बड़ी चमकीली सी होती हैं, उसके ऊपर ये क्रोमियम नाम की मेटल चढ़ी हुई होती है, या फिर कई आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की परत भी चढ़ा देते हैं। इस तरह से जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन करना कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जिंक की परत चढ़ाना। आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, इसको देखने के लिए हम ये एक बीकर लेंगे। इस बीकर में हम कुछ वाटर लेंगे और इस वाटर में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। H2SO4 इसका फार्मूला होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और फिर इसके अंदर लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे, CuSO4 पाउडर। तो कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके इसको जब हम मिलाएंगे और धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली इसको स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, जब तक हम इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाते। अब लास्ट में जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, इसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तब हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं बड़े बड़े। तो इस तरह से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट के मिलने से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये क्रिस्टल वैसे होते हैं जैसे आप फ्रिज में आइस जमाते हो, उसी तरह से यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे ये क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। बच्चों, ये लेसन यहीं पे फिनिश होता है आपका।
आई होप कि अब आपको मालूम चल गया होगा कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज मैंने आपको यहाँ पे खाली स्पेस छुड़वाया था। अब आपको यहाँ पे फिज़िकल चेंज की एक कोई भी पिक्चर बनानी है लेसन में से, और यहाँ पे केमिकल चेंज दिखाते हुए कोई भी एक पिक्चर ड्रा करनी है। तो एक फिज़िकल पिक्चर की पिक्चर ड्रा करनी है फिज़िकल चेंज की, और एक केमिकल चेंज की, और ये बाद में आपको लिखना है। तो अभी आपको जॉब दे रही हूँ मैं, आपको यही एक्टिविटी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जूम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाय।